नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में, और हमने उस एक्ट में प्रतिक्रिया देखी थी। तो कांग्रेस पार्टी ने उस एक्ट को निराशाजनक बताया था, असंतोषजनक बताया था, और ये कहा था कि ये भारतीयों के लिए अपर्याप्त है। और तिलक ने उस एक्ट को लेकर ये कहा था कि ये बिना सूरज का सवेरा है। तो एक तरह से उस एक्ट को देखने में ही हमें कुछ असंतोष है वो देखने को मिल रहा है। तो उसी असंतोष के कारण लगभग 15 वर्ष बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय प्रशासन में सुधार करते हुए एक और एक्ट लाया गया था, और जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम एक्ट लाने के कारण क्या थे। जैसा कि हमने पहले देखा था कि 1919 का जो एक्ट था उसमें प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है, और इधर कांग्रेस पार्टी की यह मांग थी कि हमें औपनिवेशिक स्वशासन का दर्जा दिया जाए, डोमिनियन जो स्टेटस है वो हमें प्रदान किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी की मांग बढ़ रही थी। कई प्रकार की घटनाएं घटित हुई, और उस घटनाओं ने या उन घटनाओं ने अंग्रेजी सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो भारत सरकार के प्रशासन के संबंध में कोई है वो नया एक्ट लेकर के आए। तो 1919 का जो एक्ट था उस एक्ट में हमने ये देखा था कि उस एक्ट की कमियों को देखते हुए एनी बिसेंट ने यह कहा कि ये जो एक्ट है ये एक्ट न तो ब्रिटेन के देने योग्य है और न भारत के लेने योग्य है। अर्थात ब्रिटिश जो प्रतिनिधि संस्थाएं थी उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो लोकतंत्र की रक्षा हेतु, लोकतंत्र के सम्मान हेतु भारत में भी जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधिक संस्थाएं हैं उनको और अधिकार प्रदान करेंगे। लेकिन जितनी आशाएं और अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी की थी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 के एक्ट के माध्यम से पूरी नहीं की गई थी। तो कई कारण थे। पहला कारण था कि 1919 का जो एक्ट था उस एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान थे उस प्रावधानों को लेकर असंतोष था। दूसरा, स्वराज्य दल की जो भूमिका थी उस भूमिका के कारण भी जो अंग्रेजी सरकार है वो परेशान हो गई थी, क्योंकि स्वराज दल ने विधान परिषदों की बैठकों में भाग लेकर एक तरह से अंदर गतिरोध उत्पन्न करने का कार्य किया, और उन्होंने ये कहा कि हम ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत विधान परिषदों में जाकर बाधा डालने का है वो काम करेंगे। तो 1919 के एक्ट से असंतोष था। स्वराज दल की जो भूमिका थी उस भूमिका के कारण भी अंग्रेजी सरकार बाध्य हुई थी। इधर 1919 के एक्ट में एक प्रावधान किया गया था, और वो ये प्रावधान था कि अंग्रेजी सरकार 10 साल बाद इस एक्ट का जो कार्यान्वयन हुआ है उस कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा करेगी। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ने वो 1930 से पहले ही 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया था, और उस कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, और रिपोर्ट में कुछ संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की थी कि प्रांतों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए और भारत में संघीय ढांचे की स्थापना हो। तो ये जो दोनों प्रावधान थे, कौन से? एक तो कि प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त हो, और दूसरा भारतीय प्रशासन को लेकर संघीय ढांचे की स्थापना हो। तो इसको लेकर जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का भी एक तरह से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो अधिनियम एक कारण के रूप में वो माना जा सकता है। अब जब साइमन कमीशन भारत आया था उस समय जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड, भारत सचिव थे लॉर्ड बर्किनहेड, उन्होंने भारतीयों को ये चुनौती दी थी कि आप
एक सर्वमान्य संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यानी कि भारतीय राजनेताओं में इतनी ज्ञान की कमी है या उनके पास में इतना पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि वो एक सर्वसम्मत संविधान भारत के लिए निर्माण कर सके। तो कांग्रेस पार्टी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और चुनौती को स्वीकार करने के बाद नेहरू आयोग की नियुक्ति की और पंडित मोतीलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू जो समिति थी या जो आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट दी और ये कहा कि भारत को औपनिवेशिक स्वशासन मिलना चाहिए और उन्होंने एक संविधान का जो मसौदा था वो प्रस्तुत किया। तो उसी नेहरू रिपोर्ट का भी एक तरह से ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव था और इधर कई प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने अपना जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की। तो कांग्रेस पार्टी के 1929 का अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव था उसके जवाब में ब्रिटिश सरकार को कुछ न कुछ भारतीयों को प्रदान करना था। तो वो जो सरकार ने इस दबाव की रणनीति के तहत जो कार्य किया था उसका परिणाम भारत शासन अधिनियम के रूप में सामने आया था। फिर भारत में 1930 और 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि भारत में स्वराज्य की प्राप्ति है वो कैसे की जा सकती है, इसको लेकर आंदोलन चला था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रभाव था। 1930 में वैश्विक स्तर पर मंदी थी, उस मंदी के कारण भारत में श्रमिक वर्ग की, भारत में किसानों की, व्यापारिक वर्ग की आर्थिक स्थिति भयंकर खराब थी, बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर थी। तो सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा था कि अब ब्रिटिश सरकार को कुछ न कुछ है वो प्रशासन में सुधार कार्य है वो अवश्य करने चाहिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने 1930 में भारत से कुछ सुधार के जो प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को भेजे गए कि आपको तुरंत है वो इन सुधारों को भारत में लागू करना होगा ताकि जो असंतोष बढ़ रहा है ब्रिटिश शासन के प्रति, उस ब्रिटिश शासन के असंतोष को दूर किया जा सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत शासन अधिनियम का निर्माण किया था। फिर हमने ये देखा कि 1930, 1931 और 1932 में गोलमेज सम्मेलन होता है, जो राउंड टेबल डायलॉग है वो ब्रिटेन में आयोजित किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया, हालांकि तीनों जो सम्मेलन थे उनमें भाग नहीं लिया कांग्रेस पार्टी ने, तो दूसरे सम्मेलन में भाग लिया कांग्रेस पार्टी ने। भारत के अन्य जो राजनीतिक दल है उन्होंने भाग लिया, वहां पर उनकी ब्रिटिश सरकार से चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है और उसके बाद जो निर्णय होता है उन निर्णयों को भारत शासन अधिनियम के रूप में कार्यान्वित किया गया। उसी के साथ 1932 का जो सांप्रदायिक निर्णय था, जो पूना समझौता था, इन दोनों घटनाओं का भी क्या हुआ? इन दोनों घटनाओं का भी ब्रिटिश सरकार के ऊपर है वो दबाव बढ़ा था कि अब भारत में कुछ प्रशासन के क्षेत्र में कुछ ब्रिटिश सरकार को सुधार करने होंगे। भारतीय राष्ट्रवाद का बढ़ता दबाव, भारतीय राष्ट्रवाद का अब दबाव ब्रिटिश सरकार के ऊपर बढ़ रहा था। जैसे मैंने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था और जब ये सारे के सारे दबाव, सारी की सारी इन घटनाओं का ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव पड़ा, तो ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि अब हमें भारत के संदर्भ में कुछ ठोस निर्णय लेने होंगे, भारतीय प्रशासन के संदर्भ में कुछ हमें ठोस सुधार है वो करने होंगे। तो इसलिए उन्होंने सुधार के रूप में है वो भारत शासन अधिनियम, जो अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था, उस अधिनियम को सामने लाया था। और लाने के लिए जो कारण उत्तरदायी थे, उस उत्तरदायी कारणों में एक कारण यह भी था कि 1921 से लेकर 1937 तक
जो द्वैध शासन चला था वो द्वैध शासन पूर्ण रूप से विफल हो गया था। और विफल होने का क्या कारण था? कल हमने पढ़ा था कि विषयों का जो विभाजन था वो तार्किक नहीं था। गवर्नर के द्वारा जो हस्तांतरित विषय थे उसमें भी अत्यधिक हस्तक्षेप किया जाता था, और जो मंत्री थे और जो भारतीय सिविल सेवा के जो सदस्य थे उनमें कोई सहयोग नहीं था, कोई दलीय उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी। विभिन्न दलों के जो मंत्री थे आपस में उनमें एकता नहीं थी, तो द्वैध शासन भी क्या हुआ? असफल हो गया। अब और ब्रिटिश सरकार को अब ये आवश्यकता थी कि जो रियासतें हैं वो रियासतों की भी जो भागीदारी है वो भी भागीदारी बढ़ाई जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उस अधिनियम में संघीय ढांचे में भारत की जो रियासतें थी, देशी रियासतें थी, उनको भी शामिल करना उचित समझा। तो ये जो इतने सारे जो कारण थे, उन कारणों से ब्रिटिश सरकार ने एक महसूस किया कि अब हमें क्या करना होगा? एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करना होगा। एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करना होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत भी हो और देशी रियासतें भी हो। देशी रियासतें भी हो, इसलिए रियासतों को शामिल करते हुए एक संघ बनाने की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन कारणों से जो हमने अभी सारी जो घटनाएं पढ़ी थी कि इन घटनाओं से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने एक नया जो अधिनियम है वो भारत के संदर्भ में लाने का प्रयास किया। तो अब हम देखेंगे कि 1935 का जो अधिनियम था उस अधिनियम में कौन कौन से मुख्य प्रावधान किए गए थे। तो जैसे सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव था वो ये था कि अब तक के जितने भी अधिनियम लाए गए थे उस अधिनियम में ये अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम था, सबसे विस्तृत अधिनियम था, और इसमें कई प्रकार के जो व्यापक है वो परिवर्तन भारतीय प्रशासन के क्षेत्र में है वो किए गए थे। जैसे इसमें 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। और हमने पहले पढ़ा था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था उस द्वैध शासन को अब समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना यानी कि प्रांतीय स्वशासन को स्थापित किया गया था। और जो व्यवस्था प्रांतों में थी द्वैध शासन के रूप में, उस द्वैध शासन की व्यवस्था को अब केंद्र के स्तर पर लागू किया गया और केंद्र में विषयों का बंटवारा आरक्षित और हस्तांतरित दोनों रूपों में किया गया। जैसे हम देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई और वापस केंद्र में है वो द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और प्रांतों में जो द्वैध शासन हमने पिछला एक्ट पढ़ा था 1919 के एक्ट के माध्यम से वो लागू किया गया था, तो अब उसको पूरी की पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का प्रावधान किया गया। हालांकि ये जो प्रावधान था ये ध्यान रखना, ये केंद्र में लागू नहीं हुआ था। जो द्वैध शासन का प्रावधान केंद्र में लागू नहीं हुआ था, एक्ट में जरूर प्रावधान किया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित होगी, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से वहां पर लागू नहीं हो सकी। जबकि प्रांतों में तो 1921 से लेकर 1937 तक द्वैध शासन की व्यवस्था है वो चलन में रही थी। अब गवर्नर जनरल को कुछ विवेकाधीन अधिकार दिए गए थे इस अधिनियम के माध्यम से। वो क्या थे कि धारा 11 के तहत गवर्नर जनरल को प्रतिरक्षा, ईसाई धर्म संबंधी, वैदेशिक संबंधी, जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार है वो दिया गया था। धारा 11 में था कि इन विषयों से संबंधित अगर कोई सवाल या कोई प्रश्न अगर आता है गवर्नर जनरल के सामने तो उसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। धारा 12 क्या थी? इसके तहत भारत या उसके किसी भी भाग में संकट निवारण, संघ के आर्थिक स्थायित्व, साख की रक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकार, देशी राज्यों के अधिकार ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की धारा 11 और धारा 12 में
जो विवेकाधीन जो शक्तियां थी या जो स्वविवेकीय शक्तियां थी उनकी व्यवस्था की गई थी कि इन विषयों के संदर्भ में जो गवर्नर जनरल है वो अपने विवेक से निर्णय ले सकता था। अगला हमारा जो इसमें प्रावधान था वो जैसे मैंने ये कहा था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, यानी कि अधिनियम की जो धारा 5 थी, ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें किस धारा के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। तो धारा 5 में अखिल भारतीय संघ की स्थापना को लेकर प्रावधान था और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस संघ में ब्रिटिश प्रांत, देशी राज्य तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्र तीनों प्रकार के शामिल होंगे। तीनों शामिल करने का प्रावधान था। कौन थे? ब्रिटिश प्रांतों को भी शामिल करना था। नंबर 2, देशी राज्यों को भी शामिल करना था और जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उनको भी शामिल करते हुए एक संघ का निर्माण करना था। लेकिन जिस तरह से केंद्र में द्वैध शासन स्थापित नहीं हुआ था, उसी प्रकार ये जो संघीय योजना थी, ये संघीय योजना भी 1935 के एक्ट के तहत है वो कार्यान्वित नहीं हो पाई थी। तो ये बड़ा क्या कहते हैं महत्वपूर्ण पक्ष था कि न तो इस एक्ट में जो प्रावधान किया गया था केंद्र में द्वैध शासन का वो लागू हुआ और न ही जो प्रस्तावित संघ था वो संघ लागू होने के जो प्रावधान थे वो लागू नहीं हो सके, अर्थात संघीय योजना को लागू नहीं किया जा सका था। शक्तियों का विभाजन किया गया था। अधिनियम के भाग 5 में संघ और राज्यों के विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों और वित्तीय संबंधों का प्रावधान करता है। अर्थात विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य इनके मध्य किस प्रकार से होंगे, जो प्रस्तावित संघ था उसका यहां पर बंटवारा किया गया था। विषयों के बंटवारों का भी प्रावधान 1935 के एक्ट में किया गया था कि संघीय विधायी सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय जो अनुसूची थी उसमें 54 विषय थे और जो संवर्ती सूची थी उसमें 36 विषय थे। आगे की जो हमारी क्लासेज होगी उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसमें जो विषय का जो बंटवारा किया गया था संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, उसमें कितने कितने विषय थे और कब कब विषय कौन सा शामिल किया गया, कौन सा हटाया गया। तो 1935 के एक्ट में भी विषयों का बंटवारा किया गया था। अब देखो, अगर हम संविधान के निर्माण के अंतर्गत स्रोत संबंधी जब हम विचार पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान के ऊपर अगर सबसे बड़ा प्रभाव था तो वो प्रभाव था भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, तो इसमें बंटवारा किया गया था और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो अवशिष्ट शक्तियां धारा 104 के अनुसार गवर्नर जनरल में निहित थी। आज अगर हम देखते हैं, आज भी हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार अवशिष्ट जो शक्तियां है वो शक्तियां केंद्र में निहित है। हमारा संविधान का, वर्तमान संविधान का जो आर्टिकल 247 है उसमें अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है और वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित है। तो कहने का अर्थ है यहां पर किसके पास थी, यहां पर गवर्नर जनरल के पास थी। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था। संघीय न्यायालय धारा 200 के तहत स्थापित किया गया था, जो 1 अक्टूबर 1937 को है वो अस्तित्व में आया था। आज हमारे यहाँ पर संघीय न्यायालय नहीं है। हमारा जो न्यायपालिका का वर्तमान में जो ढांचा है वो एकीकृत ढांचा है, इकहरी व्यवस्था है, जिसके सबसे ऊपर है वो है सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्यों के उच्च न्यायालय है। तो ये 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसने दिसंबर 1937 से कार्य प्रारंभ किया था और ये 27 जनवरी 1950 तक है वो अस्तित्व में रहा। उसके बाद आज जो हमारी जो व्यवस्था है वो 28 जनवरी 1950 से भारत का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया।
28 जनवरी 1950 से। अब उस समय जो ये संघीय न्यायालय था, ये उच्चतम न्यायालय नहीं था। ये न्यायपालिका की जो सोपान व्यवस्था थी, उस सोपान व्यवस्था में दूसरे नंबर का न्यायालय था, क्योंकि इसके ऊपर प्रिवी काउंसिल की अपीली अधिकारिता थी, जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत नहीं थी, और जिसे सितंबर 1949 में वो समाप्त कर दिया गया था। और इस जो ये संघीय न्यायालय था, उस संघीय न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस ग्वेयर, ठीक है। और इसका फेडरल कोर्ट जो हमारा संघीय कोर्ट था, इसका स्थान था दिल्ली का चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, वहां पर ये स्थापित है वो किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रावधान है वो ये है कि इस एक्ट के माध्यम से ब्रह्मा और अदन का भारतीय प्रशासन से पृथक्करण कर दिया गया था। ब्रह्मा, जिसको हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, अब उसको भारत से पृथक कर दिया गया था। भारत के साथ उसकी जो व्यवस्था की जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अब उसको अलग कर दिया गया था। तो क्या कहता है कि भारत शासन अधिनियम की धारा 1935 के अंतर्गत 46 जो 2 थी, उसके अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस वर्ष है वो बर्मा को भारत से अलग किया गया था या किस एक्ट के माध्यम से किया गया था। अदन को भी क्या किया, अदन को भी ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, और अब उसको इंग्लैंड का जो एक उपनिवेश जो कार्यालय था, उस कार्यालय के अंतर्गत है वो रख दिया गया था। कुछ नए प्रांत भी बनाए गए थे। नए प्रांत 1935 का जो एक्ट था, उसमें 2 नए प्रांत बने थे। एक बना था सिंध और नंबर 1, और नंबर 2 बना था उड़ीसा। ये 2 प्रांत है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा बनाए गए थे। मताधिकार का विस्तार किया गया था। जो 1909 से मताधिकार जो प्रारंभ हुआ था, उसका 1909, 1919 और 1935 के तहत है वो उसका विस्तार किया गया था। और हमने ये पढ़ा था कि जो भारत परिषद थी, जो 1858 में भारत सचिव की सहायता के लिए जो भारत मंत्री था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसकी सहायता के लिए गठित की गई थी। उस भारत परिषद को यहां पर भारत परिषद को 1935 के अधिनियम के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, हमने पहले देखा था 1858 का जो हमारा जो एक्ट था, जहां से हम ये मानते हैं कि क्राउन का शासन या ताज का शासन प्रारंभ होता है। गवर्नर जनरल को कुछ नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है, वो अधिकार 1935 के अधिनियम से दिए गए थे कि गवर्नर जनरल को वित्तीय सलाहकार, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोगों के सदस्य, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर आदि की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार दिया गया। अब इसमें एक प्रावधान था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 से हुई, और ये 1 अप्रैल 1935 से अस्तित्व में आया था। हालांकि जो रिजर्व बैंक के स्थापना संबंधी जो प्रावधान थे वो इस एक्ट में थे, लेकिन उसके लिए फिर एक अलग से और अधिनियम लाया गया था, जिसको कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, और फिर ये 1935 से लागू हुआ था। आज भी जब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, इन पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, या रिजर्व बैंक के गवर्नर है, या जो भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, इन सब की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस अधिनियम में इनकी नियुक्ति और इनको हटाने का, नियुक्ति और हटाने का दोनों प्रकार का जो अधिकार था, वो अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से प्रावधान थे। अब प्रांतों में, जैसे हमने पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया था, और वहां पर प्रांतीय स्वशासन की स्थापना के लिए सुधार किए गए थे, और जिसको हम कहते हैं
कि एक तरह से इस एक्ट के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी और उसका परिणाम यह हुआ कि 1935 के अधिनियम के बाद प्रांतों में चुनाव करवाए गए थे, नए इलेक्शन हुए थे और वो इलेक्शन हुए थे 1937 में। 35 में एक्ट आया था, 37 में नए चुनाव हुए थे और टोटल 17 प्रांत थे जिसमें ये जो चुनाव है वो संपादित हुए थे। तो देख लो 1937 में 17 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निर्वाचन हुए थे और जिनमें से 5 जो प्रांत थे बिहार, मध्य प्रांत, बरार, मद्रास, मध्य प्रांत तथा बरार, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। इन 5 प्रांतों में पहला था बिहार, दूसरा था मध्य प्रांत तथा बरार, तीसरा मद्रास, चौथा उड़ीसा और 5वां संयुक्त प्रांत। तो पांचों प्रांतों में कांग्रेस पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ ये पूछा जाता है कि किन किन प्रांतों में कांग्रेस पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल या अपनी सरकारें बनाई, कहां पर कांग्रेस पार्टी को जो पूर्ण बहुमत है वो प्राप्त हुआ। तो आप जो बहुमत वाले जो राज्य है, जो प्रांत है, उनके आप नाम याद कीजिए, ठीक है। उसके साथ कई बार क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रांतों में कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो पंजाब का, सिंध का, बंगाल का या इन राज्यों का नाम दिया जाता है। और पंजाब को लेकर हमारे फिर आंसर में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब सरकार का निर्माण हुआ, जब मेजोरिटी मिली तो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए, कुछ प्रांतों में अन्य दलों के साथ में मिलकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा है वो मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो कांग्रेस जो मंत्रिमंडल है वो कहां गठित हुए थे, तो ये 7 जुलाई 1946 नहीं होकर 1937 है। तो यहां पर कांग्रेस ने 7 प्रांतों में, टोटल 7 प्रांतों में सरकार बनाई थी, अपने मंत्रिमंडल का है वो गठन किया था। उसके बाद सितंबर 1938 में असम में भी कांग्रेस पार्टी ने अन्य दलों के साथ मिलकर काम संभाला, सरकार बनाई, मंत्रिमंडल का गठन किया। तो पहले 7 थे और 7 के बाद एक जो असम था, असम में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो कई बार यह सवाल भी आता है कि 1937 में जो प्रांतीय स्वशासन के प्रावधान के तहत जो निर्वाचन हुए थे, उन निर्वाचनों में कांग्रेस पार्टी ने कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी, कांग्रेस पार्टी के कितने प्रांतों में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो उसमें ये जो 8 प्रांत है, उन 8 प्रांतों के नाम आपको याद में, ध्यान में होने चाहिए। 1946 के चुनाव और संविधान सभा। 1935 के अधिनियमों के तहत 11 प्रांतीय विधान मंडलों के निर्वाचन जनवरी 1946 में हुए थे और इन निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। यानी कि 37 के बाद जब 46 में ये जो प्रांतीय विधान मंडल थे, इनके चुनाव हुए थे और इन सदस्यों के द्वारा ही आगे चलकर जो हमारी जुलाई अगस्त में हमारी संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत, उनके सदस्यों का चुनाव है वो किया गया था। तो ये प्रांतीय स्वशासन को लेकर या जो प्रांतों में जो उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना की गई थी, उसको लेकर कौन कौन से प्रावधान थे, उस प्रावधान के बारे में हमने देखा था। अब आता है कि इस एक्ट में इतने सारे प्रावधान किए गए थे और प्रांत संघीय योजना को लाया गया था, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान था। तो यह अधिनियम कैसा था, इस अधिनियम का कार्यान्वयन किस प्रकार से किया, इस अधिनियम को लेकर भारतीय जनता की जो आशाएं और अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षाओं को कितना संबल मिला, तो हम इसका मूल्यांकन देखते हैं। तो मूल्यांकन में देखो,
इसके मूल्यांकन को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा अच्छा दृष्टिकोण दिया था और उन्होंने ये कहा कि ये जो 1935 का जो एक्ट है ये सुधार नहीं होकर अपने आप में एक दास्ता का नया अधिकार पत्र था, यानी कि गुलामी को, दास्ता को, स्वतंत्रता को नए रूप में परिभाषित किया गया था। एक नया अधिकार पत्र था कि हम आपकी दास्ता को आगे बढ़ा रहे हैं, हम आपकी जो स्वतंत्रता है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम आपको पूर्ण स्वराज्य का दर्जा है वो नहीं दे रहे हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उन्होंने हमें गाड़ी तो दी, उस गाड़ी में अनेक ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था। तो बिना इंजन की अनेक ब्रेकों वाली ये मशीन थी, ये गाड़ी थी, जो गाड़ी अंग्रेजों ने हमें 1935 के अधिनियम के तहत है वो प्रदान की गई थी। ये एक्ट भी कई बार, ये जो कोटेशन है, ये जो जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था 1935 के इस अधिनियम को लेकर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और जब बात प्रस्तावना की आती है या उद्देशिका की आती है, जो अब हमारा संविधान लागू हुआ था, हम उद्देशिका पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो वो जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना से पहले जो एक्ट आए थे, उन एक्ट में 1919 का जो एक्ट था, 1919 का जो एक्ट था उसमें प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रावधान था, लेकिन 1935 का जो एक्ट था उस एक्ट में प्रस्तावना या उद्देशिका का उल्लेख नहीं था। यह भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से एक्ट में, 1935 के एक्ट में प्रस्तावना थी या नहीं थी। अब नेक्स्ट जो हमारा जो अधिनियम आता है वो आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमने ये देखा कि कैबिनेट मिशन भारत आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। यहां आकर उन्होंने चर्चा की, चर्चा करने के बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी और एक संविधान सभा की गठन की भी रिपोर्ट दी थी। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यह देखा, ज्यों ही 1946 का नौसैनिक विद्रोह होता है, तो ब्रिटिश सरकार ने यह देखा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तुरंत है वो बाहर से निकल जाना चाहिए। तो उन्होंने माउंटबेटन योजना लाई और उसमें भारत और पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके शामिल होंगे, कैसे इलाके शामिल होंगे, इसके लेकर उन्होंने योजना का है वो प्रकाशन किया था। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था और जिस अधिनियम का भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था, और उसको पारित करने का जो आधार था वो आधार था माउंटबेटन योजना, जिसके आधार पर कि विभाजन की योजना भी शामिल थी कि भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में कौन कौन से इलाके हैं वो भारत या पाकिस्तान में शामिल रहेंगे। वो जो योजना थी उस योजना में उसको शामिल रखा गया था। तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था और इस एक्ट का शीर्षक था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे, सीधा सा एक्ट था, कोई ज्यादा इसमें लंबे चौड़े प्रावधान नहीं थे और मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत और पाकिस्तान को यहां पर विभाजित करते हुए, ठीक है, उनको स्वतंत्रता प्रदान करना था। तो इस एक्ट के द्वारा क्या प्रभाव पड़ा, पहला प्रभाव यह पड़ा कि लंबे समय तक भारतीयों की जो स्वतंत्रता की जो मांग थी वो मांग पूरी हुई और ब्रिटिश राज की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत को एक संप्रभु राष्ट्र है वो इस एक्ट के माध्यम से घोषित कर दिया गया कि अब भारत स्वयं अपनी नियति का मालिक है। ब्रिटिश शासन जो लंबे समय से चला आ रहा था वो यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। इस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के द्वारा भारत का विभाजन किया गया और इस अधिनियम में भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्य डोमिनियन स्टेट की स्थापना की गई थी, जो भारत और
पाकिस्तान के रूप में थे। तो ध्यान रखना, कई बार इसमें से एक सवाल आता है कि ये जो एक्ट है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पारित किया था? तो 18 जुलाई 1947 को इस एक्ट को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। वायसराय पद की समाप्ति कर दी गई थी इस एक्ट के द्वारा। वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर दोनों राज्यों में गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया और जिसकी नियुक्ति है वो सम्राट के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो भारत में जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वो माउंट बैटन को किया गया था, लेकिन उसके बाद सी राजगोपालाचारी है वो भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल है वो नियुक्त हुए थे। ठीक है, संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था कि अपने जो दोनों डोमिनियन राज्य है, जो संप्रभु राज्य है, वो अपने अपने देश में संविधान सभाओं का गठन करेंगे। संविधान सभाओं का गठन करते हुए अपने अपने देश के लिए संविधान बनाएंगे और इसके लिए इस एक्ट ने इनको है वो अधिकृत किया कि आप अपने देश के लिए संविधान है वो गठित कर सकते हैं। भारत सचिव का जो पद था उस पद को समाप्त कर दिया गया था। अब भारत सचिव का पद हमने देखा था कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था 1857 की क्रांति के बाद, तो भारत सचिव पद का गठन किया गया था और एक सहयोग के रूप में भारत परिषद नामक की संस्था का भी गठन किया गया था। और वो जो भारत सचिव था या जो भारत मंत्री था वो संसद में भारतीय मामलों के प्रति उत्तरदायी था। उसके द्वारा भारत से संबंधित जितने भी जो सवाल थे जो संसद में पूछे जाते थे उन सवालों का जवाब देना था। देशी रियासतों को इस एक्ट के द्वारा स्वतंत्रता दी गई थी और देशी रियासतों को, देशी राज्यों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई थी कि वो अपनी इच्छा अनुसार या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या फिर अपना पृथक जो अस्तित्व है वो बनाए रखे। लेकिन अधिकांश जो रियासतें थी, अधिकांश रियासतें भारत में सम्मिलित हुई। कुछ रियासतों ने अगर कुछ ना नुकर किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण मेनन के द्वारा उनको समझाया गया, मनाया गया और अंततः वो मान गए थे। लेकिन 2-3 रियासतें थी जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इनको लेकर थोड़ी कठिनाई आई। लेकिन हैदराबाद और जूनागढ़ का विलय हो गया था, लेकिन कश्मीर को लेकर जो डिस्प्यूट था, जो विवाद था, हालांकि महाराजा हरि सिंह जी ने बाद में विलय पत्र पर साइन कर दिए थे, फिर भी कुछ मुद्दों को लेकर अभी भी मामला है वो जो उलझा हुआ है। जो हमारा भारत का जो क्षेत्र था, हालांकि कश्मीर का जो विलय किया गया था वो वैधानिक था क्योंकि विलय पत्र पर महाराजा हरि सिंह जी ने साइन किए थे, लेकिन कुछ इलाका जो जिससे हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वो भी अवैधानिक रूप से अभी भी पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई थी और 1935 का जो अधिनियम था उस अधिनियम के माध्यम से शासन करने की बात कही गई थी। यानी कि इस अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों अधिराज्यों का संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक दोनों अधिराज्यों की जो शासन होगा वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा संचालित होगा। आगे हम ये देखेंगे, जब हम भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तो हमारा जो संविधान है उस संविधान पर सबसे अधिक अगर प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव पड़ा है हमारे यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 का। मुख्य संविधान का आधे से ज्यादा भाग है वो भारत शासन अधिनियम पर है, वो आधारित है। इसलिए जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की यह कहकर आलोचना की थी कि भारत का शासन तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उस अधिनियम के द्वारा भी आराम से चलाया जा सकता था, हमें नए संविधान की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारी लंबे समय से ये मांग थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो संविधान होगा वो स्वयं भारतीयों के द्वारा निर्मित किया जाएगा और उसमें प्रत्येक प्रावधान को हम स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे, उनका विस्तृत ब्यौरा देंगे। और हमारी संविधान सभा ने बैठकर दुनिया का सबसे बड़ा, विस्तृत और सबसे अच्छा संविधान है वो विश्व का तैयार किया था। तो इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि जब तक दोनों जो अधिराज्य थे, जो संप्रभु राष्ट्र थे,
वहां पर संविधान सभा के द्वारा, उनके द्वारा अगर नए संविधान का गठन नहीं किया जाता है तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा उनसे वो शासन का कार्य है वो किया जाएगा। 2 अधिराज्यों की स्थापना हो गई थी 14 और 15 अगस्त 1947 को। मध्य रात्रि को भारत में जो ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था, भारत और पाकिस्तान नाम से 14 अगस्त को, और जैसे ही 12 बजे के बाद, ठीक है, भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में सामने था। एक तरफ पाकिस्तान का निर्माण हुआ और भारत का निर्माण हुआ था एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में। अब यहां पर कई बार एक सवाल आता है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस या पाकिस्तान का गठन कब हुआ था। हालांकि पाकिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस है वो भारत से एक दिन पहले 15 अगस्त से पहले यानी कि 14 अगस्त को है वो मनाता है। लेकिन अगर हम तार्किक दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान भी 15 अगस्त को, 14 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद पाकिस्तान का भी जो क्या कहते हैं वो भी एक अस्तित्व में संप्रभु राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आता है, भारत भी आता है। तो दोनों को जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाना चाहिए। तो पाकिस्तान ने शुरुआत में जो अपना स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त 1947 को मनाया था, लेकिन 1948 से पाकिस्तान जो अपना स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाता है। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री थे, जैसा मैंने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत अधिराज्य के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। इससे पहले हमने देखा था कि ब्रिटिश सम्राट के द्वारा एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उपाध्यक्ष थे उस सरकार के। और भारत के जो अंतिम या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, चाहे प्रथम कहो या अंतिम कहो, क्योंकि एक ही रहे थे और वो रहे थे जनरल सी राजगोपालाचारी, जो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे, अंतिम भी थे, क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था और जो राष्ट्रपति थे एक तरह से गवर्नर जनरल की जो भूमिका थी वो राष्ट्रपति के द्वारा है वो ले ली गई थी। तो हमने देखा ये जो हमारा जो एक्ट था, ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। संविधान सभा को भी यहां पर क्या किया था, एक संसद के अंतरकालीन जो संसद थी उस संसद के रूप में स्वीकार किया गया था। जो 1946 में हमारी संविधान सभा गठित हुई थी, 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया था, उसी संविधान सभा ने हमारे देश की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। और ये जो अंतरिम संसद थी, ये अंतरिम संसद उस समय तक कार्य करती रही जब 1951 और 52 में, 1951 तथा 52 में हमारे यहाँ पे चुनाव हुए थे और चुनाव होने के बाद लोकसभा तथा राज्यसभा अस्तित्व में आई। और जैसे ही वो अस्तित्व में आई तो संविधान सभा जो हमारी अंतरिम संसद के रूप में थी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। और इसका प्रावधान, इसके प्रावधान संबंधी जो बात है वो बात हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 379 है उसमें भी किया गया है कि जैसे ही नई लोकसभा तथा राज्यसभा का संसद का गठन होता है तो हमारी अंतरिम जो संसद है उसका कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। तो ये आज के हमारे दोनों जो एक्ट थे 1935 और 1947, इसके क्या क्या कारण थे लाने के, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या प्रावधान थे, इनकी जो मूल्यांकन था वो क्या हो सकता है, इसमें क्या कमियां रही, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब हमारा जो ये जो संवैधानिक विकास का जो हमारा चैप्टर था वो आज हमारा पूरा हुआ है, जो हमने शुरू किया था 1773 में, जिसमें हमने 1858 से जो पहले के जो एक्ट थे उस एक्ट को एक तरह से कंपनी के शासन के रूप में देखा था। और 1853 के बाद 1858 से लेकर 1947 तक के जो एक्ट थे उन एक्ट को हमने ताज के शासन या क्राउन का जो शासन था उसके रूप में हमने देखा। हमने सभी जो एक्ट थे उनका व्यवस्थित अध्ययन किया और कोशिश ये की कि प्रत्येक पहलू है वो उसमें शामिल हो, ताकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उस प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें जो हमारी जो सवाल है
जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने में हमें मदद मिले। अब हमारी जो अगली जो क्लास होगी उस अगली क्लास में हम लेंगे संविधान सभा का, और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उनकी कार्रवाई क्या थी, कितने सदस्य संख्या थे, संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए, प्रत्येक अधिवेशन में कौन कौन सा कार्य है वो किया गया था, सदस्य संख्या की कितनी थी, समितियां कितनी थी, उप समितियां क्या थी, या महिलाएं कितनी थी, किस प्रकार से इस पूरे संविधान का निर्माण हुआ। तो वो अगली जो हमारी जो नेक्स्ट क्लासेज होगी उन क्लासेज में हम संविधान सभा का अध्ययन करेंगे। और इतना विस्तृत दायरा है संविधान सभा का, फिर भी कोशिश ये करेंगे कि संविधान सभा के प्रत्येक पहलू को हम हमारे जो चैप्टर है उसमें शामिल करें, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक जो सवाल है उन सवाल को हल किया जा सके, उनको शामिल किया जा सके। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी संविधान सभा के रूप में। नमस्कार।